क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है पॉलिटी की समितियां। यानी जो भी पॉलिटी से रिलेटेड कमेटी बनी है उन्होंने कुछ ना कुछ सिफारिश की है, तो हम उनको देखेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट उनसे पॉइंट है वो भी देखेंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ संविधान संबंधित समितियां हैं, कुछ शासन से संबंधित हैं, कुछ अन्य सुधारों संबंधित समितियां, तो सबको देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका समिति से क्वेश्चन लगभग गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बात आती है कि संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा में तो 22 समितियां थी, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। तो पहले नंबर पे आता है संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति, ये दोनों के जो अध्यक्ष कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कैसे याद रखना है कि इसमें संघ है, तो संघ जब भी आएगा, यूनियन की बात होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू हैं। लेकिन वहीं जब प्रांत की अगर बात होगी, यानी एक तरीके से स्टेट की बात होगी, उस समय हम प्रांत किसको कहते थे, स्टेट को कहते थे। तो प्रांत की बात होगी, प्रांत को यूनाइट करने की बात होगी, मौलिक अधिकार की बात होगी, अल्पसंख्यकों से संबंधित बात होगी, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो यहां पर प्रांतीय संविधान समिति की पूछेगा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। अब बात आती है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति, ये सबसे, इसमें 7 मेंबर टोटल थे। तो संविधान का जो प्रारूप बना, यानी उसका ड्राफ्ट बना, संविधान में कौन सी चीजें कहां पर रखी जाएंगी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए इनको संविधान का एक तरीके से जनक भी कहा जाता है, इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। तो इसमें कुल 7 मेंबर थे। एक डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन प्रारूप समिति का कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947। तो कैसे याद रखना है, इसमें भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपके डेट कैसे याद रखना है, 29 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। जैसे कुछ बता रहा हूं तो आपको जब ऑप्शन आएगा ना आपके सामने, तो आपका दिमाग वहां पर चलेगा। बाई चांस नहीं एग्जैक्ट याद है तब। 29 भी अभाज्य है, 47 भी अभाज्य है, तो 29 अगस्त 1947 आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों की बात करें और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बात करें, तो कंबाइंड रूप से इसके अध्यक्ष कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन इसमें भी एक तरीके से उप समितियां बनाई गई अलग अलग। तो वो मौलिक अधिकार के कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं हम लोग। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी थे। तो जब अल्पसंख्यक की बात होगी तो एच.सी. मुखर्जी। उप समिति यहां पर है, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। जब नॉर्मल समिति पूछेगा दोनों का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति की बात होगी तो एच.सी. मुखर्जी, और लेकिन मौलिक अधिकार की उप समिति की बात होगी तो जे.बी. कृपलानी होंगे। तो जे.बी. कृपलानी याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है। अब बात आती है संचालन समिति और नियम समिति। तो ये दो अलग अलग समितियां हैं। संचालन समिति अलग है और नियम समिति अलग है। नियम समिति को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्रक्रिया नियम समिति भी कहते हैं। यानी जो भी संविधान में प्रक्रिया चल रही है उसका रूल कौन बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाएंगे। संचालन कौन कर रहा था उस समय, अस्थाई अध्यक्ष भी कौन थे, यही थे, अस्थाई अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि जब संचालन समिति पूछे, यानी संविधान का संचालन कौन कर रहा है, एजेंडा कौन डिसाइड कर रहा है कि आज किस पर बात होगी, सही से सुचारू रूप से सही चीज, सभी संविधान सभा की चीजें चल रही नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके तहत, संचालन समिति के तहत। लेकिन बात वही है, आ रही है कि नियम कौन बनाएगा संविधान के लिए, यानी नियम और कानून बनाना, सभा का संचालन में, मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशन आज तक वो चीजें चल रही हैं, वो प्रक्रिया नियम समिति है। नियम से आपको याद रखना है। तो दोनों कौन देख रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित पूछा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति। तो राष्ट्रीय, अब समझिए कि जैसे मान लीजिए अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं संविधान सभा में, तो बगल में वहां पर कुछ एक ऐसे
झंडा लगा होगा, तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति थी वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि अब समझिए, ऐसे इमेजिनेशन करिए कि वो अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं ऊपर, नॉर्मल तो मेंबर नीचे बैठते हैं थोड़ा सा, तो वहां पर जो उनका जो एक तरीके से टेबल है उस पर एक झंडा रखा होगा, तो उसी से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पंचायती राज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से कुछ समितियां, लगभग 4 आपको हैं, लेकिन इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। तो एक सबसे पहले जो आती है वो बलवंत राय मेहता समिति आती है। तो बलवंत राय मेहता समिति इन्होंने कब सिफारिश की? 1957 में, 1957। तो इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन होगा वो 3 स्तर पे होगा। कितने स्तर पे होगा? 3 स्तर पे। तो ग्राम स्तर पे क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। ब्लॉक स्तर पे क्या होगा? पंचायत समिति होगी। और जिला स्तर पे क्या होगा? जिला परिषद होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज, बहुत सारे लोग पंचायत समिति में कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत लास्ट में, जिला परिषद सबसे ऊपर है, और बीच में क्या है? पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक स्तर कहते हैं। इन्होंने 3 की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि छोटे से एकदम बड़े लेवल पर कोई ना कोई शासन कर रहा है। जैसे ग्राम पर भी कोई है, पंचायत समिति पर कोई है, जिला परिषद पे कोई है, फिर स्टेट पे कोई है, फिर पूरे देश में कोई शासन कर रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब तानाशाही नहीं कि एक ही व्यक्ति पूरा शासन कर रहा है, सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। तो इसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की इन्होंने, बलवंत राय मेहता समिति 1957। एक चीज और याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहली बार ये कहां पर लागू हुआ त्रिस्तरीय प्रणाली? तो राजस्थान, यानी नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जो राजस्थान के होंगे जानते भी होंगे। तो नागौर राजस्थान में सबसे पहली बार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये लागू हुआ था। अब बात करते हैं पंचायती राज समितियां की। जैसे मैंने बताया 4, तो 4 में 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था बलवंत राय और अशोक मेहता। अशोक मेहता ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता समिति ने क्या सिफारिश की 1977 में? तो अशोक मेहता समिति ने 1977 में उन्होंने त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता ने कहा था, आपने देखा कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय कहा, यहां अशोक मेहता, तो मेहता दोनों हैं, ये चीज आपको याद रखना है, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय कहा। अब आपको कैसे याद रखना है? बलवंत राय मेहता 1 2 3, इसमें 3 नाम है इनके में, तो त्रिस्तरीय। अशोक मेहता में 2 नाम है, तो आपको 2 स्तरीय याद रखना है। तो अशोक मेहता, मेहता दोनों है। तो 1977 में इन्होंने सिफारिश की। इन्होंने कहा कि केवल 2 स्तर पर होगा, एक जिला परिषद होगा और एक मंडल परिषद पंचायत, यानी जो हम लोग देख रहे हैं पंचायत समिति जिसको कहते हैं। इन्होंने केवल 2 की सिफारिश की। एक चीज और इन्होंने क्या कहा कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि जैसे नॉर्मली पहले पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल नहीं होता था, लेकिन अब पंचायत चुनाव में भी बीजेपी होगा, कांग्रेस, बीएसपी, तो हर पार्टियां लगभग होंगी। तो द्विस्तरीय, और याद रखना है पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी किसमें हुई? 1977 में। उसके बाद 2 और इसमें है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी पूछा जा सकता है। वीटी कृष्णामाचारी, अभी तो लगभग नहीं पूछा गया है। तो वीटी कृष्णामाचारी समिति 1960। अब देखिए, जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको ध्यान से समझना है इसमें क्या है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उतना नहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं, लेकिन आपको एक बार ध्यान से सुनना जरूर है और एक बार रिवाइज भी करना है। तो वीटी कृष्णामाचारी समिति 1960 में आई। इन्होंने क्या सिफारिश की? अब देखिए, क्वेश्चन हर जगह से लगभग पूछा जा रहा है, आप सिर्फ सेलेक्टेड चीजों को नहीं पढ़ सकते अगर स्कोर सही से करना है तो वीटी कृष्णामाचारी समिति जिला पंचायत स्तर पे थी, यानी एक तरीके से जिला स्तर पे थी। तो जिला स्तर पे थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि योजना जो होगी, यानी जो गांव की योजनाएं होंगी या पंचायत समिति
यानी मंडल यानी ब्लॉक की बात करें हम, तो ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पे जो योजनाएं होंगी वो कौन बनाएगा, वो जिला स्तर पे बनेगी। यानी योजना की मेन यूनिट कौन होगा, वो जिला स्तर होगा, वहीं पर बनेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, इन्होंने जिला स्तर की ओवरऑल सिफारिश की है। के संथानम समिति, अब के संथानम समिति दो जगह आते हैं, एक तो आते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1962 से 1964 के बीच में के संथानम समिति ने सिफारिश की थी। सेंट्रल जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, आपने सुना भी होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो सतर्कता आयोग की जब बात होगी तब भी इनका नाम आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो आगे भी आएगा, वो भी मैं बताऊंगा ये। लेकिन यहां पर आपको पंचायती राज में भी इन्होंने कुछ सिफारिश की, किससे संबंधित है, तो आप समझिए सतर्कता की बात हो या भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो तो वो भी पैसा से संबंधित है। और यहाँ पर जो पंचायत में इन्होंने सिफारिश की है वो किससे संबंधित है, वो भी पैसा से संबंधित है। तो पंचायतों को कर लगाना, उसका अधिकार दिया गया कि गृह टैक्स लगा सकते हैं, प्रोफेशनल टैक्स लगा सकते हैं, वाहन पर टैक्स लगा सकते हैं, और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात की, अगर जैसे गांव चाहे तो वो जाकर जिला स्तर पर जाकर क्या कर सकता है, लोन वोन ले सकता है। तो पंचायतों को टैक्स लगाने की जब बात होगी, वित्तीय फाइनेंशियल की बात होगी, सतर्कता यानी भ्रष्टाचार में पैसा संबंधित है, तो तीनों संथानम समिति आपको याद रखना है। 1962 से 64 ये है सतर्कता वाला, और 1963 में पंचायत से संबंधित है। अब बात आती है पंचायती राज और शहरी शासन से संबंधित। ये क्या है, शहर से संबंधित है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जीवी के राव समिति। क्या है, जीवी के राव समिति 1985। बहुत कम बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। एलएम सिंघवी समिति, और ये भी बहुत कम बार पूछा गया है। तो जीवी के राव समिति 1985 में बनी। इन्होंने योजना आयोग के द्वारा, अच्छा ये योजना आयोग के द्वारा गठित यानी प्लानिंग कमीशन के तहत ये बनाई गई थी। अच्छा इन्होंने क्या सिफारिश किया, इन्होंने कहा कि जो जिला विकास आयुक्त की बात है, यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के जो पद हैं उसका सुझाव दिया। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमिश्नर का पद होगा जो एक तरीके से वो विकास को देखेगा जिले को। तो जिला विकास आयुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पद का सुझाव इन्होंने दिया, और नियमित चुनाव पर जोर दिया। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको बहुत बार उसको फोकस नहीं भी करते दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, ये देखिए पंचायती राज और शहरी शासन संबंधित है, तो इन्होंने जिला विकास आयुक्त की सुझाव दिया था और नियमित चुनाव पर जोर दिया। उसके बाद आती है एलएम सिंघवी समिति, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखना है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। आपने 73वां अमेंडमेंट और 74वां अमेंडमेंट 1992 सुना होगा, 1992। तो 73वां और 74वां जो संशोधन का आधार क्या था, जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ 1992 में, 1986 में जो सिफारिश इन्होंने की थी उसी के तहत हुआ। तो अमेंडमेंट होकर वो कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया, तो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो आपको याद रखना है कि 73वां और 74वां जो संशोधन का आधार कौन सा बना, जिसके तहत हम क्या देखते हैं, 73वां समय क्या पंचायत देखते हैं, और ये 74वां में नगर निगम को देखते हैं, यानी शहरी शासन और गांव वाला जो प्रशासन है। तो 73वां 74वां आपको याद रखना है, उसका आधार कौन बना, एलएम सिंघवी समिति। तो याद रखना 73वां को एल करना है और 74वां को एम, एल एम। 73वां 74वां क्रम से है, एल एम भी क्रम से है, तो एल एम संघवी समिति। ग्राम सभा का इन्होंने पुनरुद्धार किया। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इसी के तहत ये संशोधन हुआ था। एक है पी के थुंगन समिति 1988, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शहरी स्थानीय शासन पर केंद्रित था, त्रिस्तरीय शहरी ढांचा का सुझाव, संवैधानिक मान्यता की सिफारिश। तो उतना इंपॉर्टेंट लगभग नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि ये भी शहरी प्रशासन संबंधित है, पी के थुंगन समिति। अब बात आती है केंद्र राज्य संबंध संबंधित कुछ समितियां हैं। किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा होगा। तो सबसे पहला गठन हुआ 1969 में राजमन्नार समिति।
अब 1969 से आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई को। तो 1969 में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि राजमन्नार समिति का गठन हुआ। तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये गठित किया गया सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। अच्छा, इन्होंने सिफारिश क्या की? सबसे मेन चीज पूछा जाता है कि इन्होंने सिफारिश क्या की। अब दो सिफारिश की। पहला सिफारिश किया कि आईएएस और आईपीएस का पद खत्म कर दिया जाए। अब सोचिए ये होगा। उसके बाद इन्होंने 356 और 357 को हटाने की सिफारिश की। 356 में आप समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति जो शासन लग रहा है, तो ये दोनों को खत्म करने की सिफारिश की राजमन्नार समिति। अब देखिए निगेटिव बहुत ज्यादा है, वो भी पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ इंपैक्ट डाला है तो वो भी पूछा जाए। ये क्या है निगेटिव? जैसे आईएएस आईपीएस को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, 356 57 को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तो राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित किया गया था 1969 में। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से और कुछ है, जैसे सरकारिय बहुत बार पूछा गया, पुंछी आयोग बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएंगे ये लोग, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो अपने आप में है भी। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप एक बार फिर से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहां पर। तो सरकारिय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस आर एस सरकारिया। तो सरकारिया उनके नाम में आएगा, तो अध्यक्ष को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की, याद ही नहीं हो रहा है। जस्टिस आर एस एस, आर एस एस से याद रखना है, आर एस एस। इन्होंने क्या सिफारिश किया कि 263 के तहत एक अस्थाई इंटर स्टेट काउंसिल की इन्होंने सिफारिश की। तो आपने आर्टिकल 263 पढ़ा होगा, तो उसमें इंटर स्टेट काउंसिल यानी केंद्र राज्य संबंध पर एक जो परिषद होगी, एक काउंसिल गठन होगी, वो देखेगा, पूरा विवादों को देखेगा। तो अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थाई इंटर स्टेट काउंसिल की सिफारिश। उसके बाद 356 का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? सरकारी आयोग 1983 में, इसके पहले हमने राजमन्नार देखा 1969, उसी के आगे फिर हम देख रहे हैं 1983 सरकारी आयोग। तो 263 की सिफारिश। देखिए होता क्या है कि राष्ट्रपति प्रशासन को अंतिम विकल्प इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो पावर है केंद्र के पास। अब जहां पर मान लीजिए दूसरी गवर्नमेंट बनी है दूसरी पार्टी की, वहां पर जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन अब लगा दें, इसलिए इन्होंने कहा कि उसको अंतिम विकल्प के रूप में यूज किया जाना चाहिए और उसकी जांच भी होगी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कुछ भी लगा दे रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, वो जांच भी होगी। उसके बाद आता है पुंछी आयोग 2007। कब आता है? 2007 में। मदन मोहन पुंछी इनका नाम था। अब पुंछी है तो पुंछी नाम है, सरकारिया है तो सरकारिया उसी से आयोग का नाम हो गया। ये 83 में आया था, ये 2007 में आया था, 1969, 3 टोटल केंद्र राज्य संबंध से है। तो राज्यपाल के लिए अब कैसे याद रखना है? समझिए कि संबंध 3 व्यक्ति से स्थापित हो रहा है, 2 व्यक्ति तो आपस में अफेयर कर रहे हैं, अब तीसरा बीच में आकर रिश्ते को बिगाड़ रहा है हमेशा। तो आपको याद रखना है कि जो संबंध है उसमें कितने लोग, कितना आयोग है? 3 है, राजमन्नार, सरकारिया, पुंछी। तो राज्यपाल के लिए 5 साल का निश्चित कार्यकाल और महाभियोग की प्रक्रिया का सुझाव देना। अब देखिए होता क्या है कि आर्टिकल 61 के तहत हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, लेकिन हम राज्यपाल पर नहीं पढ़ते कभी भी। तो इन्होंने कहा कि जैसे मतलब एक तरीके से वो डिसाइड हो जाए कि वो क्या करता है ना, कि केंद्र क्या करता है, वो गेम खेलता है, वो 2 साल में कहीं पर दूसरे राज्यपाल को ट्रांसफर कर देगा, तो इधर उधर करता ही रहता है। आप देखें भी होंगे नए नए राज्यपालों की नियुक्ति हो जाती है, भले 5 साल पूरा हो या ना हो। तो इन्होंने यही सिफारिश की कि राज्यपाल के लिए 5 साल का एक निश्चित कार्यकाल हो और महाभियोग की प्रक्रिया का सुझाव इन्होंने दिया। तो देखिए कुछ जो सिफारिश है वो सरकार पालन करे या ना करे, नियम कानून बनाए ना बनाए, लेकिन जैसे कमेटी बनती है तो वो सिफारिश करती है। अब सरकार के ऊपर है वो चीजों को लागू करती है नहीं करती। तो राज्यपाल के लिए 5 साल का निश्चित कार्यकाल हो, यानी राज्यपाल पर महाभियोग प्रक्रिया का सुझाव जिस प्रकार राष्ट्रपति पर होता है 61 में, ताकि एक तरीके से व्यवस्था मतलब एक बायस्डनेस न रहे उसमें, कि केंद्र दूसरे राज्य में जहां पर दूसरी पार्टी है तो वहां पर जबरदस्ती राज्यपाल को इधर उधर करके कोई कानून ही नहीं लागू करने दे रहे हैं। एक स्थानीय आपातकाल की इन्होंने बात कही थी कि जैसे अगर मान लीजिए
लोकल लेवल पे कहीं पर आपको ज़रूरत है तो आप स्थानीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो पुंछी आयोग में यही चीज़ें थी। ओवरऑल आपको याद रखना है, पुंछी का संबंध किससे है? राज्यपाल से संबंधित है। सरकारी आयोग का इंटर स्टेट काउंसिल से। राज्य पुनर्गठन से संबंधित अब कुछ हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये 3 हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे आया था एस के धर आयोग 1948 में। इन्होंने डायरेक्ट खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। राज्यों के बंटवारे के लिए भाषा को आधार नहीं बनाया जाएगा। रीजन क्या बताया? प्रशासनिक सुविधा, यानी अगर बांट देंगे तो प्रशासनिक असुविधा होगी। यही रीजन है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटेंगे। एस के धर आयोग 1948 में बना था, आपको याद रखना है। किससे संबंधित है? अब यहां पर देखिए राज्य पुनर्गठन की बात हो रही है। इससे पहले हम केंद्र राज्य संबंध देखे थे। राज्य पुनर्गठन से और कुछ समितियां जैसे जेवीपी, कौन सी? जेवीपी समिति 1948। तो एस के धर भी 1948 में आया और जेवीपी समिति 1948। ये भी भाषाई आधार को इन्होंने खारिज किया। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए, आप अगर रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी, लेकिन आप पहली बार पूरा चीज सोचेंगे यहीं से पढ़ लूं। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं, हो सकता है आपको डाउट आए कहीं कहीं, या आपको याद ना हो, लगे कि इतना सारा चीज कैसे याद रखना है। तो ये रिवीजन शो है, उसी हिसाब से हम सबको रिवाइज करना है। एग्जैक्ट पहली बार यहाँ से याद नहीं किया जा सकता। तो जेवीपी समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्होंने भी भाषाई आधार को खारिज किया। लेकिन फिर एक बवाल मचता है, आंध्र प्रदेश वाला। कौन थे वो? पोट्टी श्री रामुलु का जो निधन होता है, 56 दिन के ये आमरण अनशन पे थे। तो उसी एक बार निधन हो जाता है और 1953 में, यानी डिमांड क्या था इनका कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। यानी ये तेलुगु वाले, तेलुगु भाषी एक तरीके से राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो, अच्छा, इनका जो निधन कब हुआ था? तो 1952 में इनका निधन हुआ था। इसी के तहत फिर फजल अली आयोग भी बनता है बाद में 1953 में। तो ये बहुत ज्यादा निर्णायक मोड़ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 56 दिन के आमरण अनशन के बाद। तो बस ये चीज आपको याद रखना है। भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर स्वीकार किया गया, ये फजल अली आयोग 1953 में कहा गया। यानी जो अभी तक बार बार खारिज हो रहा था एस के धर जेबीपी में, वो फजल अली आयोग ने क्या कहा कि भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार कर लिया गया, यानी भाषाई आधार पर राज्य बनेगा। जिसके बाद 1956 में क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, 1953 में तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। लेकिन 1956 में जब ये आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, तो उसके तहत जो पूरा तेलुगु भाषी क्षेत्र है, यानी हैदराबाद और एक तरीके से तेलंगाना वाला जो आज रीजन है, वो पूरा मिलाकर 1956 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। तो बस इतना इसमें याद रखना है। तो हमने 3 देखा, एस के धर देखा 1948, इन्होंने खारिज किया, जेबीपी ने खारिज किया, और फजल अली आयोग ने क्या किया? उसको एक तरीके से स्वीकार किया। और उसी के तहत फिर आगे राज्यों का आधार बना क्या? भाषा। तेलुगु भाषी तेलुगु, तमिल भाषी तमिल, मराठ, अब महाराष्ट्र में मराठी है, तो उसी हिसाब से सब बना था। अपन संसदीय वित्तीय समिति की बात करें, अब 3 इसमें है जो बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, इसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहते हैं। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 7 होंगे राज्यसभा से और 15 होंगे लोकसभा से। कैसे याद रखना है? अब बताइए, राज्यसभा में कम मेंबर है कि लोकसभा में? राज्यसभा में कम मेंबर है, तो इसमें से 7 ही हम लोग लेंगे। लोकसभा में क्या है? ज्यादा मेंबर है, तो इसमें हम क्या लेंगे? 15 लेंगे। अब राज्यसभा का इसमें लगभग 2 टाइम्स प्लस है लोकसभा मेंबर, 552।
यहाँ 285 है, तो इस हिसाब से 2 गुना से ज़्यादा है, तो 7 दूनी 14 1 15। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 15 है। कैसे याद रखना है, डाउट नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि लोकसभा में सीट ज़्यादा है तो वहाँ से 15 ले लेंगे, राज्यसभा में सीट कम है तो वहाँ 7 ही लेंगे। अच्छा, इसका काम क्या है, लोक लेखा समिति का मेन काम क्या है? लोक लेखा समिति का अगर हम मेन काम पूछे तो इसका क्या काम है? ये जो कैग की रिपोर्ट आती है उसकी जांच करता है। अब कैग क्या करता है, यानी जो भी पैसा आवंटित होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फंड संसद से पास हुआ, पैसा सही से खर्चा हुआ नहीं, वो पूरा रिपोर्ट कौन चेक करता है? कैग चेक करता है, वो कमेटी को फिर, यानी वो संसद के पटल पर कैग किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाएंगे? राज्यसभा और लोकसभा में रखवाएंगे। ये रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करती है। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा से आपको याद रखना है, ये पब्लिक अकाउंट अकाउंट से आप पैसा से समझ सकते हैं, यहाँ से आपको याद रख सकते हैं। तो पब्लिक अकाउंट की ये जांच करेगा। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सबसे पहले इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं। क्या वो सत्ता दल के होंगे? नहीं, सत्ता दल के पहले होते थे, लेकिन 1967 के बाद से ये विपक्षी दल के हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? अब समझिए कि गवर्नमेंट तो पैसा खर्चा कर ही रही है, जिसकी सरकार है ना। अब जिसकी सरकार है वही पैसा खर्चा करे, वही फिर चेक करे कि मैंने सही खर्चा किया कि नहीं, तो वो कभी गलत निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो इसलिए उसके जो विपक्ष में जो विपक्षी नेता है, और विपक्ष में खास तौर से जो मतलब सीनियर है, सीनियर मोस्ट है, तो या अपोजिशन लीडर कर सकते हैं, तो वो प्राय देखते हैं, तो विपक्षी दल से देखेंगे हमेशा। तो अध्यक्ष हमेशा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सत्ता दल से होंगे, विपक्ष से होंगे, तो 1967 के पहले तो सत्ता दल से, बाद में विपक्षी दल से हो गए। कार्यकाल की बात करें, 1 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में क्या मंत्री अध्यक्ष सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं? तो नहीं, मंत्री इसमें सदस्य नहीं हो सकते। टोटल कितने मेंबर है? 15 + 7। कार्य की बात करें, कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे विपक्ष दल के जो अध्यक्ष हैं, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं खर्चा से लेकर, तो वो कार्यपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मतलब उसका उत्तर दे, उसकी जवाबदेही दे कि आपने पैसा कहाँ खर्चा किया या कहाँ गया या कुछ भी चीज। तो इसलिए कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित है, संसद में वो जवाबदेही उनको देना पड़ेगा अगर क्वेश्चन उठता है तब। तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना 15 + 7 होते हैं, याद रखना है, लोक लेखा समिति। अब दूसरी सबसे बड़ी समिति की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको क्या याद रखना है कि लोक लेखा समिति बनी कब थी? 1921 में बनाई गई थी। एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि कैग का जो मित्र कौन है, दार्शनिक या कैग का कौन है, या कैग का मार्गदर्शक कौन है? वो कौन है? लोक लेखा समिति, याद रखिएगा। कैग का मार्गदर्शक लोक लेखा समिति, 1921 में इसका गठन किया गया था। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। तो जुड़वा बहन पूछे तो प्राक्कलन समिति होगा, लेकिन ये पूछे मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक, तो वो कौन होगा? कैग का। तो वो पूछेगा तो लोक लेखा समिति होगी। 1921 में गठन किया गया, कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति होती है अध्यक्ष की, विपक्ष दल का जो व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष बन सकता है, कोई मंत्री नहीं बन सकता, जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है इसमें। सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो इसमें 30 हैं। प्राक्कलन समिति, मैंने कहा कि ये क्या है? लोक लेखा की जुड़वा बहन है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि लोकसभा, यानी मेन काम इसका ये है कि जो बजट अनुमानों की जांच और सार्वजनिक व्यय में किफायती सुझाव देना। जैसे बजट का कुछ अनुमान किया गया कि इतना बजट इसमें आवंटित हो, इतना यहाँ पर हो, और उसी के साथ साथ कि जैसे पैसा यहाँ पर और बचाए, मान लीजिए 1000 करोड़ अगर कहीं पर दिया गया, तो ये सुझाव देगी कि 900 करोड़ ही यहाँ दीजिए, काम हो जाएगा।
तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया, सतत किफायती समिति। तो इसको सतत किफायती समिति भी कहते हैं। इसका मेन काम यही है कि बजट अनुमानों की जांच करना कि सही से उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि नहीं, और सार्वजनिक व्यय में किफायती की सुझाव देना। टाइम पीरियड उसका भी 1 साल था और इसका भी 1 साल है। कोई मंत्री उसमें भी नहीं बन सकता था, इसमें भी नहीं बन सकता है सदस्य। अच्छा, उसमें क्या था कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसमें नियुक्त होता था। अब उसमें सत्ताधारी दल से इसमें है, उसमें कौन था, विपक्ष से। अब क्यों ऐसा है, अब समझिए कि इसमें क्या है, पैसे बचाने की बात है, बजट अनुमानों की बात है। तो कौन बजट पेश कर रहा है, सरकार कर रही है, जो गवर्नमेंट जिसकी है। व्यय कौन किफायती करेगा, जो सरकार इस समय है। तो इसमें सत्ताधारी के अध्यक्ष होंगे और लोक लेखा में क्या होंगे, वो विपक्ष के अध्यक्ष होंगे। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, याद रखिएगा। टोटल 30 सदस्य इसमें होते हैं। और कहाँ से होंगे, तो वो टोटल लोकसभा से होंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट बनी है वहीं से पूरा चीज इसमें संबंधित। सत्ताधारी दल के अध्यक्ष होंगे, उसी के साथ साथ पूरा लोकसभा के सदस्य होंगे। पैसा बचाना इसका मेन काम है। सतत किफायती समिति कहा जाता है। टाइम पीरियड 1 साल का होता है। इसको जुड़वा वहन लोक लेखा कौन कहा है, किसको कहा जाता है, तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति की बात करें तो सार्वजनिक उपक्रम की समिति या संसदीय वित्तीय समिति है। इसका मेन काम क्या है, सबसे बड़ी जब पूछे हमेशा याद रखिएगा कि वो प्राक्कलन समिति। इसमें 30 मेंबर होते हैं, बाकी दोनों में 22 होंगे। तो सार्वजनिक उपक्रम की समिति की बात करें तो इसमें भी लोकसभा से 15 होंगे, जैसा लोक पीएसी वाले में था, और इसमें राज्यसभा में 7 होंगे। तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। यहाँ पर लोकसभा लिखा है, यहाँ पर राज्यसभा होगा। तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसमें नियुक्ति कौन हमेशा कर रहा है, तीनों में आपने देखा लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। लोकसभा सदस्यों में से इसमें एक कोई व्यक्ति होगा, कौन होगा, लोकसभा के सदस्यों में से एक होगा। टाइम पीरियड तीनों का 1 साल है। मंत्री तीनों में सदस्य नहीं बन सकते। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, अब यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी, यानी सार्वजनिक उपक्रम की बात यहाँ पर हो रही है। तो जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, उनकी जांच करना, यानी सार्वजनिक उपक्रम जो भी हैं उनके खातों और कैग की रिपोर्ट की जांच करना। और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंधन कुशल और पारदर्शी चल रहा है कि नहीं। तो जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग जो पीएसयू हैं, समझ रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महारत्न नवरत्न, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उसकी जांच करना कि सब चीजें सही चल रही है कि नहीं। तो बाकी टाइम पीरियड सब बहुत बार पूछा गया, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी से बनेंगे। अब बात आती है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई। इन्होंने क्या सिफारिश किया था, 8 फंडामेंटल राइट सिफारिश की थी, लेकिन बाद में कितनी हो गई, इनमें से 3 रिमूव करके 5 और जोड़ करके 10 कर दिया गया। तो 10 ऐड किया गया, लेकिन फिर 86वां अमेंडमेंट होता है 2002 में, तो 11वां बाद में जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सिफारिश किया था, 8 फंडामेंटल राइट की सिफारिश की थी। कैसे, इसमें याद रखना है, ये 42वां और 44वां में कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर देखिए 42 में 4 2 6, तो यहाँ से याद रखना है कि 4 2 यानी 42वां 1976 में हुआ, और स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आई थी। अब सच्चर समिति, ये कभी लगभग पूछा नहीं गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि मुस्लिम समुदाय का व्यापक अध्ययन करना, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी एजुकेशनल स्टेटस क्या है, यानी पिछड़ेपन के कारणों की जांच और सुधार के लिए सच्चर कमेटी 2005 में बनी थी। नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया, ये तो पूछा गया बहुत बार। अब प्रशासनिक और भ्रष्टाचार विरोधी कुछ सुधार हैं, जैसे संथानम की मैंने बात किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसी के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की स्थापना भी होती है 1964 में, जो सेंट्रल केंद्रीय सतर्कता, इसी के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनते हैं। किसके तहत, सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तहत। तो इसका मेन काम यही है कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए ये था कि मतलब भ्रष्टाचार को रोकना। के संथानम समिति, मैंने पंचायत में टैक्स से रिलेटेड जो बात हुई थी वो भी बताया था कि संथानम से संबंधित है।
उसके बाद पहला प्रशासनिक सुधार आयोग और दूसरा प्रशासनिक सुधार। तो पहला 1966 में है, दूसरा 2005 में है। नॉर्मली ये चीज कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या जरूरी है याद रखना। तो अध्यक्ष की बात करें, 1966 में मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे, बाद में के हनुमतैया हो गए। लेकिन पहली सिफारिश, हाँ एक चीज ये इंपॉर्टेंट जरूर है इसमें कि लोकपाल और लोकायुक्त जो संस्थाओं की स्थापना होती है उसी समय उन्होंने सिफारिश की थी। इसी के तहत 1971 में पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त जो नियुक्ति होती है कहां पर होती है, तो पहली बार ये गठन होता है महाराष्ट्र में, लोकपाल लोकायुक्त। तो एक चीज और इसमें याद रखना है कि 1970 में हुआ क्या था कि 1970 में ओडिशा ने सबसे पहले इस एक्ट को लागू किया था कि लोकपाल लोकायुक्त को अपने स्टेट में, ओडिशा सरकार ने। तो लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये लागू बाद में हुआ। तो लागू सबसे पहले कहाँ हुआ है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 1971 में महाराष्ट्र में लागू हुआ। लेकिन सबसे पहले इसकी बात किसने की, तो उड़ीसा ने की। लागू पूछेगा महाराष्ट्र होगा। बाद में इसमें 2013 में केंद्रीय कानून भी बन गया एक तरीके से एक्ट आकर। तो याद रखिएगा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट कब आया था, तो उस वो जब पूछे कभी भी संसद में जब पारित हुआ, यानी यहां पर देखिए सिफारिश हुई है, लेकिन जो एक्ट की बात है वो एक्ट कब आ रहा है, 2013 में आ रहा है। तो सिफारिश के तहत महाराष्ट्र ने लागू किया था, लेकिन एक्ट 2013 में ये है, याद रखिएगा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर बात करें 2005 में, अच्छा आरटीआई का अधिकार, ई गवर्नेंस की बात, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर। यानी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जो भी नागरिक हैं उनसे आधारित पूरा प्रशासन चले, यानी उनकी जरूरतों को समझा जाए। तो आरटीआई ई गवर्नेंस और आरटीआई एक्ट भी 2005 में आया था, आपने पढ़ा भी होगा। तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी ये लोकपाल तो एकदम इंपॉर्टेंट है। 2013 में एक्ट आया था, पहली बार कभी पूछे कहाँ सिफारिश के बाद लागू हुआ, तो महाराष्ट्र होगा आंसर। चुनाव से संबंधित कुछ सुधार हैं, जैसे तारकुंडे समिति या जेपी समिति 1974। अब देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक बार अब समिति पूरा देख ही रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। हाँ ये जरूरी है, दिनेश गोस्वामी पूछा गया है कि ईवीएम का इस्तेमाल शुरू करने की सिफारिश किसने की थी, तो 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने दी थी। मतदान पहचान पत्र जारी करना, ये भी दिनेश गोस्वामी समिति। और दल बदल विरोधी कानून जो 52, आपने सुना भी होगा 1985 में या पढ़ा होगा कि 52वें अमेंडमेंट में 1985 में दल बदल विरोधी कानून में सख्ती लाई गई। और मतदाता पहचान पत्र जारी करना और ईवीएम की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति 1990। लेकिन तारकुंडे समिति, जेपी समिति, ये बहुत कम पूछा गया चुनाव संबंधित। फिर भी आपको याद रखना हो तो रख लीजिए। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, जो बाद में अमेंडमेंट भी होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अच्छा चुनाव आयोग को, अच्छा इसमें अमेंडमेंट 61वां अमेंडमेंट 1989 में हुआ था, ये चीज याद रखना है आपको। चुनाव आयोग को 3 सदस्य भी बनाया गया उसी समय, तो इसी की सिफारिश के तहत बनाया गया था। बोहरा समिति, इंद्रजीत समिति, जीवन रेड्डी। तो बोहरा समिति 1993 में आई थी, उतना जरूरी नहीं है, आप पीपीटी से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली फिर भी ये राजनीति के अपराधीकरण से बात कर रहा है और नेता आपराधिक नौकरशाह के गठजोड़ की बात कर रहा है। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव की स्टेट फंडिंग, आपने जो बॉन्ड वाला अभी पीछे विवाद उठा था कुछ साल पहले, आपने देखा होगा। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आया था। इन्होंने कहा कि चुनाव की स्टेट फंडिंग का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि ये नकद नहीं बल्कि सुविधाओं के रूप में होगा, यानी सुविधा जैसे कोई धन दे रहा है, कोई पोस्टर दे रहा है, कोई वाहन दे रहा है, तो पैसा नहीं दे सकते हैं कंपनियां। तो उससे संबंधित था। जीवन रेड्डी समिति मान्यता प्राप्त पार्टियों के विभाजन और विलय से संबंधित था। तो नॉर्मली ये तीनों कभी मैंने देखा नहीं कि एग्जाम में नॉर्मल पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा जाएगा, उतना जरूरी नहीं याद रखना।
कुछ पुलिस और न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग, धर्मवीर आयोग इसको कहते हैं, 77 से 81 में बना। इसमें होता क्या है, उन 1861 के पुराने पुलिस एक्ट को बदलने की सिफारिश, तो ये भी बहुत कम पूछा गया है। रिवरो ये भी बहुत कम पूछा गया है, ये भी बहुत कम पूछा गया है। अच्छा, ये भी बहुत कम पूछा गया है। आपको पढ़ना हो पीपीटीज पढ़ लीजिएगा, उतना जरूरी नहीं है। हाँ, ये पूछा गया बहुत बार। जे.एस. वर्मा जो कमेटी है 2013 में बनाई गई थी। जे.एस. वर्मा कमेटी 2013 में बनाई गई थी। इसका मेन काम क्या था? आपने एक केस निर्भया वाला सुना होगा, उसी के बाद ही ये कमेटी आई थी कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध पर एकदम सख्त संशोधन किया गया। सख्त कानून और सजा, तेज सुनवाई और विशेष अदालतें, परिभाषाओं का विस्तार किया गया। पुलिस जवाबदेही यानी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी क्या क्या होगी, उसका मतलब क्लियर किया गया। यानी बहुत सारी चीज़ों को एकदम स्पष्ट किया गया ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो वो बचना नहीं चाहिए। उद्देश्य मेन क्या था कि यौन अपराधों कानून को कड़ा और प्रभावी बनाना, भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों को व्यापक संशोधन करना। तो यही आपको 2013 वाला याद रखना है। इसी समय लोकपाल लोकायुक्त भी आया था, वो भी याद रखना है। तो बस ये पूरा इम्पोर्टेंट जितना था मैंने बताया। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीपीटी आपको टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से आप पर ज्वाइन करके रिवाइज एक बार जरूर करिएगा।